क्या दलित पिछड़े आदिवासी आरक्षित सीटों पे लड़ सकते हैं? ये लोकतंत्र है और हर सीट पे SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट सबसे ज्यादा है। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी कि हम लोग आरक्षित सीटों पे लड़ते थे। हमें अगर जिस तरह का भाईचारा हम लोगों ने बनाया है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, हम हर वो सीट जीत सकते हैं, चाहे वो शहर की हो गाँव की। आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? आप पे मौका था, बिहार में होगी, आपने क्यों नहीं कराई? और जिस दिन मैं आपसे कह रहा हूँ बिहार में जिस तरह जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए, जिस दिन आर्थिक आंकड़े जारी होंगे कि किसके पास कितने साधन है और किसकी कितनी संख्या और किसको क्या मिलना चाहिए, उस दिन देश में क्रांति जन्म लेगी और वो क्रांति गैर बराबरी की सारी ताकतों को उखाड़। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज मैं कोटा में हूं और ये वैद स्टेडियम है। इसमें आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो यहाँ पे एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसमें संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जो है चंद्रशेखर आजाद अपनी भीम आर्मी के द्वारा यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आज शामिल होने वाले हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भैया संग्राम करो, भीम आर्मी, भीम आर्मी, समाजवादी भैया संग्राम करो। हमारे महापुरुषों का सम्मान रखती तो हमारे महापुरुषों को अलग से पार्टी बनाने की जरूरत नहीं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे साथ आप भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 200 रुपए 250 रुपए रोजगार वेतन खेतों में काम करने का महिलाओं को मिलता है। आप ये बताओ, कई क्षेत्र तो राजस्थान के ऐसे जहां पीने को पानी नहीं, आपके यहां फिर भी ठीक है, मैं हो गया खारा पानी। जो सरकार पीने की पानी की व्यवस्था ना कर पाए, और मैं इसको भी कह रहा जो आज है, इससे पिछले वाली को भी कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ERCP का यहां, जिससे 13 जिलों को पानी मिलना था। यहां के किसान परेशान है और जब मैं पाली में था मैंने किसानों से बात की, उन्होंने कहा साहब भारत के अंदर ये एक ऐसी धरती है जहां किसान एक साल में एक फसल लेता है और फिर एक साल इंतजार करता है। हम भी खेती करते हैं, 3-4 महीने बाद दूसरी फसल का समय आ जाता है बोने का। मैं ताज्जुब में गया, मैंने पूछा क्या कारण है, कहा कि ट्रेन से आता है पानी पीने का भी साहब। ERCP का जो मसला है, यहां की सरकार ने जो उनकी हिस्सेदारी थी वो नहीं दी, और केंद्र की सरकार ये कहती है, प्रधानमंत्री भी आएंगे कोटा, याद रखना, कहेंगे
कि गहलोत जी ने नहीं होने दिया, मैं तो कर देता, आप हमें वोट दे दो, हम कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक इनको वोट देकर और इनके आगे हाथ फैलाते रहोगे आप लोग? ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला और ये वोट बेचने के लिए नहीं मिली है, ये वोट गुलामी सी की बेड़ियां काटने के लिए मिली है। आपको ये क्यों समझ में नहीं आया कि जिस वोट से आप इनकी सरकार कराते हो, उस वोट से आप अपने विधायक और अपने एमपी भी जिता सकते हो। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब उसके आंकड़े जारी हुए तो पता लगा कि 90% आबादी बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों की है। अभी मैंने सरकार से कहा कि भाई आर्थिक आंकड़े भी जारी करो कि इनके पास साधन कितने हैं, जमीनें कितनी हैं, उद्योग कितने हैं, सरकारी नौकरियों में इनके आंकड़े कितने हैं, इनके केंद्रीय सचिव कितने हैं, इनके प्रमुख सचिव कितने हैं, यूनिवर्सिटियों में चांसलर कितने हैं, इनके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, यह भी जारी करो। और यह भी बताओ कि 90% लोग 10% पूंजी से अपने परिवार को चला रहे हैं और 10% अमीर लोग 90% साधन अपनी जेब में घेर के आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं दिल्ली में भी रहता हूं, आपके पास गाड़ी हो ना हो, अमीर के कुत्ते वहां गाड़ियों में घूमते हैं। आपके घर में एसी हो ना हो, अमीरों ने अपने कुत्तों के लिए, पालतू जानवरों के लिए घर बनाए बढ़िया और एसी के कमरे बनाए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपका टैक्स का पैसा, जनता ये नहीं समझती, मैं आपको भी समझाने के लिए बताऊंगा इस बात को। अभी मुख्यमंत्री, मैं मध्य प्रदेश में था, वहां के मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना चला रहे हैं, 1250 रुपए दे रहे हैं, 1250 रुपए, और कई योजना चलाई। मैंने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी 4 साल 9 महीने बाद बहनें याद आई, 4 साल 9 महीने तक कहां थे? उन्होंने आपको कठपुतली समझ लिया है, गुलाम। उनको लगता है ये गुलाम है और गुलाम हमसे आजाद नहीं होंगे। और मेरा ये काम है चंद्रशेखर आजाद का कि गुलामी से आपको आजाद कराऊं। आपको ये बताऊं कि आप अपनी वोट के जरिए ताकतवर हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, दो धारी तलवार है वोट। अगर आपने हमें दी तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी समस्याओं का हल होगा, और जिनको देते आ रहे अगर उनको दी तो फिर आपके साथ नई समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कहते जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैंने पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहा, मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, आपसे भी कह रहा हूं, 3.5 पौने 4 साल जेल काट के आया। देश की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, वो 2 बार देख के आया हूं, वहां से मास्टर की डिग्री करके आया। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी जो समस्या है, एक समस्या छोड़ के जो नहीं कर सकता हूं, मरे हुए आदमी को जिंदा करना, ये काम नहीं कर सकता हूं। मैं 3,40,000 करोड़, वो 3,40,000 करोड़ आपकी तरक्की के लिए लगे। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री सिर्फ ये है, वो आपको देंगे नहीं और मैं उनको रोकने नहीं दूंगा कि वो आपका पैसा रोक ले। बस ये लड़ाई है मेरी और मुख्यमंत्री जी की, और कोई लड़ाई नहीं है, ना जमीन की लड़ाई, ना जायदाद की। यहां का बजट है 3,40,000 करोड़ रुपए। कितने जीरो होते हैं पता है आपको? कितने जीरो होते हैं? 3,40,000 करोड़ में ये आपका पैसा है सर, मेरी मां बहनों, ये आपके टैक्स का पैसा है। बिंदी खरीदने से, सिंदूर खरीदने से, आप जो और सामान यूज करते हो, हर चीज में, नखून पाली जो लेते हो उसमें टैक्स लगता है, जो बीड़ी सिगरेट पीते हो उसमें टैक्स लगता है, आपने जो नीले पटके पहने उसकी खरीदारी में टैक्स लगता है, बाल काले कराते हो इसमें टैक्स लगता है, चूड़ी कंगन खरीदते हो, अंगूठी खरीदते हो उसमें टैक्स लगता है। और आने वाला समय ऐसा है, बोलने पे टैक्स लगेगा, इनका बस चले, सांस लेने पे टैक्स लगा दे। इसलिए आपसे कह रहा हूं,
समय कम है, समझदार बनो। महापुरुष समझा समझा के चले गए, आपकी समझ में नहीं आया। मेरे जैसे पता नहीं कितने आएंगे और चले जाएंगे, अगर आज नहीं खड़े हुए तो कुछ नहीं बदलेगा। द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। तो वो कानूनी इलाज किया जाएगा कि उनकी माता जी ये कहेंगी कि दोबारा ऐसी गलती मत करना कोई भी। इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी ताकत को समझो। चलो मेरे साथ एक बार खड़े हो जाओ सब लोग और मेरे साथ एक शपथ कराओ। हाथ ऐसे सामने करो। हमारे तमाम छोटे बड़े नेता सब ऐसे हाथ सामने करो। हमारी माएं बहनें ऐसे हाथ सामने करो। हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और हम संविधान विरोधी किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे और किराए के मकानों में नहीं रहेंगे। अपने दल को मजबूत करेंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे देश की रक्षा करते हैं ऐसे समाज की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। उसमें से 5 आरक्षित, तो आपकी पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रही है? ये मुझे आपने क्यों बताया कि 5 आरक्षित है? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी आरक्षित सीटों पे लड़ सकते हैं? ये लोकतंत्र है और हर सीट पे SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट सबसे ज्यादा है। हम सभी सीटों पे जहां जहां पे मजबूत प्रत्याशी हैं जीतने के लिए मजबूती से लड़ेंगे। और मैं फिर आपको आश्वस्त कर दूं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी कि हम लोग आरक्षित सीटों पे लड़ते थे। हमें अगर जिस तरह का भाईचारा हम लोगों ने बनाया है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, हम हर वो सीट जीत सकते हैं, चाहे वो शहर की हो गांव की। अभी हम लोग योजना बना रहे हैं, 7 तारीख को हमारी पहली लिस्ट जारी होगी। वो लिस्ट जो है जहां जहां हमने यात्रा की है उसको संज्ञान में रख के हम लोग जारी करेंगे। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद हमारी दूसरी लिस्ट जारी होगी और जितने भी हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़ेंगे जी, उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हमारी पूरी सेंटर टीम पर रहेगी। हम सब लोग यहाँ मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे। सर, ERCP का सवाल उठाया आपने जी। ERCP का ERCP मैं अपनी जब बात रख रहा था मैं कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उस पर खेल रही, जबकि ये नहीं देख रहे कि उसकी वजह से कितना किसानों को और उन 13 जिलों के आम जनता को नुकसान हो रहा है। इस पे बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और इसके लिए इसको चुनावी मुद्दा बना के हम लोग तो इसलिए बनाएंगे कि सरकार इस काम करें, लेकिन इसके नाम पे वोट मांगने वालों को सोचना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं रही। आप पे सेंटर में सरकार थी, यहाँ पे स्टेट में सरकार थी, मिलकर आपने क्यों जनता की समस्या का हल नहीं किया? आप चाहते नहीं जनता को लाभ मिले, आप इनको चुनाव मुद्दे बना के जनता की वोट लूटना चाहते हैं बस। सर, हम आपका साथ देंगे तो आप कमल परियोजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करेंगे? ये आसान काम है, ये चुनाव खत्म हो जाए तो हम आपके बीच में रहेंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत दिन पहले कहा था, क्या झूठ बोला प्रधानमंत्री राजस्थान के लोगों से? और मुख्यमंत्री जी ने अपने हिस्से की जो बैठती थी उनकी हिस्सेदारी वो क्यों नहीं दिया? वो पैसा जमा करा। सर, इंडिया गठबंधन अभी पूरा सर राजस्थान में हम लोग हैं, कहाँ पे इंडिया पे बात क्या कर रहे हैं ये बताएं। हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में आजाद समाज पार्टी मजबूत से चुनाव लड़ेगी और राजस्थान का चुनाव ऐतिहासिक होगा। 7 तारीख के बाद हम लोग इसकी घोषणा करेंगे यथावत और सारी जानकारी मीडिया के सामने। लगभग कितनी सीटों पर? ये पार्टी का फैसला, नीतिगत फैसलों पे इंडिया गठबंधन को कैसी नजर से? हाँ, ये बताएं आप। मैं तो राजस्थान की जनता को देख रहा हूँ कि वो बेबस है, लाचार है, नौजवानों पर रोजगार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जाति धर्म के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा जा रहा है, किसान बेबस है, लाचार है, पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम तरह से जो है, चाहे वो 3rd ग्रेड टीचर हो
या फिर वो CHA के बच्चे वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है परेशान है और मैं मानता हूं इनकी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी देश तरक्की करे वो तभी तरक्की करेगा जब देश की तरक्की करने वाली सरकारें स्टेट और सेंटर में आएंगी। निःशुल्क मोबाइल और राशन किट बांटा जा रहा है, जो चुनाव आ रहे हैं। पहले दिन के रात के अंधेरे में मेरा इतिहास पे बड़ी मेरी स्टडी है। जब वोट का अधिकार हमें मिला तो जो ताकतवर लोग थे उन्होंने सोचा कि वोट इनके पास आएगा तो राज इनका आ जाएगा, तो उन्होंने उस वोट के खिलाफ एक फॉर्मूला लिया कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। आज भी वही चला आ रहा है। तो आज उसका एक नया रूप आया। उसके बीच में क्या हुआ कि रात के अंधेरे में चुनाव से 1-2 दिन पहले लोग जाते थे थैला लेके और वोट को खरीदने का काम करते थे। अब ये सिस्टमैटिक हो गया, सिस्टम का पार्ट हो गया है। चुनाव से पहले कुछ दो और उसके जरिए वोट खरीदने का काम करो। लोग बेवकूफ नहीं रहे। करोड़ों रुपए की कीमत से भी ज्यादा कीमती वोट, और वो वोट जो अगले 5 साल का भविष्य तय करे। सरकार अगर कुछ दे रही है तो क्या सरकार अपनी जेब से दे रही है? क्या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अपनी जमीन बेच के दे रहे हैं? क्या अपने व्यापार से निकाल के दे रहे हैं? क्या वो कोई नौकरी करते हैं जिससे दे रहे हैं? ये सारा जनता के, ये जो पैसा तिजोरी में है सरकार की, जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता का पैसा जनता को देना कोई बड़ा काम नहीं है। तो जिस दिन सरकार बनी तब से देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? आप पे मौका था, बिहार में होगी, आपने क्यों नहीं कराई? और जिस दिन मैं आपसे कह रहा हूं बिहार में जिस तरह जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए, जिस दिन आर्थिक आंकड़े जारी होंगे कि किसके पास कितने साधन है और किसकी कितनी संख्या और किसको क्या मिलना चाहिए, उस दिन देश में क्रांति जन्म लेगी और वो क्रांति गैर बराबरी की सारी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। याद रखना। थैंक यू।